हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने कूलम्ब्स लॉ को डील किया था और आज हम कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डील करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कूलम्ब्स लॉ के अभी भी बचे हैं तो उनको भी हम आज डील कर रहे हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ओके, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बताया गया है। आपके पास एक चार्ज है। क्या है आपके पास? एक चार्ज कैपिटल Q, जिसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एक स्मॉल q और दूसरा स्मॉल q कैपिटल Q में, है ना, यानी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q के पार्ट में। और बोला गया कि इनके बीच का एक सेपरेशन है r। और आपको पूछा गया है क्वेश्चंस में ये कि अगर हम कैपिटल Q चार्ज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो बताइए उनको कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो वो मैक्सिमम हो। क्या बताना है? डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि उस या कितने पार्ट में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। r डिस्टेंस पे रखने पर उससे चार्ज की वैल्यूज क्या होगी वो फाइंड करना है। ठीक, दोनों चीज़ों को मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या क्या बोला गया है? मैक्सिमम। ठीक है, क्या चीज़? और साथ में Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो भी फाइंड करना है। यानी दो चार्ज हैं, उसे दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उस पर लगने वाला फोर्स निकाला जाएगा, फिर कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो भी निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए जरा सा। सबसे पहले हमने एज्यूम किया एक चार्ज कैपिटल Q। ठीक है, अब इस Q चार्ज को अगर देखा जाए तो हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक स्मॉल q में किया गया और एक स्मॉल कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हमने क्या माना है बेटा? स्मॉल r। अब इस कंडीशंस में दोनों ही चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे होंगे? फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब फोर्स कौन सा लग रहा होगा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलम्ब्स फोर्स जो होगा वो अप्लाई हो रहा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको जैसे फॉर्मूला मालूम है। फॉर्मूला क्या होता है जी कूलम्ब्स का? क्या फोर्स का फॉर्मूला बताइए? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q1 क्या है आपके पास? स्मॉल q। Q2 क्या है आपके पास? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। K तो मालूम ही है आपको, सेपरेशन कितना है r, तो ये रख दिया गया वैल्यूज। ठीक है, मैक्सिमा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है F मैक्स निकालना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा? dF बाई dq इक्वल टू 0। मतलब वन टाइम डिफरेंशियल करके उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए यही कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं। तो चलिए हमने इसका डिफरेंशियल किया। सबसे पहले टर्म्स लिखे हमने K Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। अब हमको स्मॉल q के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इसका डिफरेंशियल। तो हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन किया, स्मॉल q को अंदर भेज दिया। तो एक स्मॉल q कैपिटल Q, ये q जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। चलिए अच्छी बात। अब ये जो टर्म्स है ये क्या चीज़ हो जाएगा? आपका कांस्टेंट, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने स्मॉल k बाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाला, d बाई डी क्यू, कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग? डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल तो शायद आपको आता हो, 11th में बताया भी गया होगा। नहीं याद है तो चलिए हम यहाँ पे कुछ छोटी बातें आपको बता देते हैं। d अपॉन dx, x की पावर n का जो डिफरेंशियल है वो क्या होता है बेटा? n x की पावर n माइनस 1। पावर फ्रंट में और पावर में क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ d बाई डी एक्स, अगर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? 1। क्या हो जाएगी? 1। तो वही सिलसिले को यहाँ पे भी हम लोग, यानी इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? q के रिस्पेक्ट में। जब हम q के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो q का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। कैपिटल Q का क्या लाएगा इसके लिए? कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ इसका डिफरेंशियल करें तो पावर कहाँ आएगा? सामने। और इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस 1, माइनस किया तो कितना है बेटा? 1। तो इसलिए पावर्स को हमने नहीं लिखा था। ठीक है, पावर फ्रंट में आया और उसमें हमने एक माइनस कर दिया। n की वैल्यूज 2 माइनस 1 यानी कितना आएगा? 1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब इसको सॉल्व करें तो होगा क्या चीज़, यहाँ देखिए जरा सा। अब ये
इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान दें ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, ये भी कहाँ आएगा 0, तो बचा क्या होगा आपके पास केवल ये वाला टर्म्स q माइनस 2q, यहाँ लिख दें क्या, लो 0 इक्वल टू q माइनस 2q, यही बचा होगा। ठीक है, अब हम q को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा q, कैपिटल Q इक्वल टू स्मॉल 2q, स्मॉल q की वैल्यूज कैपिटल Q बाई 2, ये आ गया स्मॉल q, यानी कि मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए उस चार्ज को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आज डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस पर क्या लग रहा होगा, मैक्सिमम फोर्स। अच्छा, अब आपसे कैपिटल Q बाई स्मॉल q का रेशियो पूछा था तो उसको भी निकाल लेते हैं। अब कौन सी बड़ी बात है, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, कैपिटल Q की वैल्यू ये सॉरी स्मॉल q की वैल्यूज मालूम है, यहाँ पुट करें, दोनों कैंसिल, स्मॉल 2 कहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या आया आंसर 2, यानी कैपिटल Q बाई स्मॉल q की वैल्यूज कितनी है 2। ठीक, तो ये हो गया इसका आंसर। हाँ, लेकिन एक बात याद रखें, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनका जो आंसर है वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इसलिए हमने इसमें IMP भी लगाया है, देख लीजिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। वहाँ डेरिवेशन, एग्जाम में डेरिवेशन करने का समय नहीं मिलेगा आपको। कुछ नीट के लिए खास तौर से बोल रहे हैं, नीट के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर आपको याद होने चाहिए। बोला जाता है कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जगह रटा भी जाता है, पूरे फिजिक्स को रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड आंसर जो होते हैं वो याद होने भी चाहिए, है ना, तभी आपका काम बनेगा। इतना डेरिवेशन आप एग्ज़ाम में नहीं कर सकते और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज को मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा दो पार्ट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट, दो इक्वल पार्ट्स में ही क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया हो गया है बेटा, जरा देखा जाए। अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए, लेकिन अच्छे से रीड कीजिएगा तो ही समझ में आएगा। एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चंस को 2 बार रीड करें और तभी अप्लाई करें, है ना। आधा क्वेश्चन, कई बार बच्चे जल्दबाजी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ में आता तो सॉल्व कर देते हैं। वैसे अगर इसमें जल्दबाजी करोगे तो आपका माइनस मार्किंग 100% है कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर अगर आप रीड पूरा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जरा देखा जाए। 3 चार्जेस हैं आपके पास और एक क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 3 चार्ज हैं, 3 चार्जेस हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आपको उसके अकॉर्डिंग किसी एक पॉइंट पर क्या निकालना है, नेट फोर्स की वैल्यूज। और क्वेश्चन में ये भी बोला है BC के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में A पर जो प्लस Q चार्ज है उस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यूज पूछ रहा है। ध्यान रखना, वर्टिकल A इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू BC, यानी कि BC के परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल लाइन जानते हो ना कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम BC पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो उसके अकॉर्डिंग Q पर जो फोर्स लग रहा होगा कौन से डायरेक्शन में, BC के नॉर्मल के डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन पे नेट फोर्स, उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है, BC पर जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल के डायरेक्शन के अलोंग प्लस Q पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये ध्यान रखें। चलो सॉल्व करते हैं। क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल एज्यूम किया बेटा, ठीक है, हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल। ओके, अब इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो प्लस Q के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, प्लस प्लस में अट्रैक्शन की रिपल्सन, बोलिए अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा, रिपल होगा, दोनों सेम चार्ज है, रिपल करेगा, तो इसके कारण यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसका जो डायरेक्शन है वो इधर हो जाएगा बेटा। ठीक, अच्छा, अब भाई B और C की बात करें, ये CA की बात हो गई। अब हम B और A की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव का क्या करेगा भाई, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो उस कंडीशंस में चूंकि ये हम लोग निकाल के आ रहे हैं फोर्स, तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो फोर्स तो क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या आ रहा होगा, इनका रिजल्टेंट। क्लियर है।
अच्छा कौन सा ट्रायंगल था? इक्विलेटरल। ऑल साइड क्या होते हैं? इक्वल। कितना एंगल बनता है? 60। अगर ये 60 है तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? 60। यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 60। अगर ये 60 तो ये टोटल एंगल कितना होगा जी? हाँ 120। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ, और उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर ये स्टैंडर्ड आंसर है आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? पैरेललोग्राम लॉ। उसमें 90 पर, 180 पर, 120 पर, ये सब का जो रिजल्टेंट आंसर होता है वो नॉर्मली आपको याद होने चाहिए। आप प्रैक्टिस किए भी होंगे 11th में, फिर भी चलिए हम यहाँ बेसिक से फिर से आपको समझा देते हैं। अब पहला हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सी के अकॉर्डिंग ए पर जो फोर्स लग रहा है ए सी के अलोंग, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बेटा? आपका KQ² बाई A², क्योंकि इसका साइड कितना है? डिस्टेंस कितना है भाई? ए था तो हमने ए डिस्टेंस एज्यूम किया। वैसे ही बी के कारण ए पर लगने वाला फोर्स किसके अलोंग? AB के अलोंग, वो क्या होगा भाई? आपका KQ² बाई A²। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया है? सेम आया। इसलिए हम क्या करेंगे? इसको F एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं इसको? F। ठीक है बेटा। और आगे देखा जाए तो अब हमने यहाँ पे क्या लगाया? पैरेललोग्राम लॉ। F नेट या F रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू F² प्लस F² प्लस 2FF cos थीटा। अब ये FF क्यों लिखे हैं? क्योंकि FAC और FBC को हमने क्या एज्यूम कर चुका है? F। तो हर जगह हमने F पुट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? दोनों का सेम। ओके। थीटा की वैल्यूज कितनी आ गई हैं? थीटा की वैल्यूज देखेंगे तो 120। थीटा की वैल्यूज कितनी है? 120। तो पुट कर दें तो यहाँ पे हमने FF को क्या कर दिया? 2F², और ये क्या हो जाएगा? 2F²। दोनों ही 2F² हो गया। देख लीजिए जरा, ये दोनों को ऐड किए 2F² हुआ, ये भी 2F² cos थीटा। थीटा की वैल्यूज 120, cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/2 होता है। तो हम ये माइनस को कहाँ ले आए? फ्रंट में। कहाँ ले आए? फ्रंट में। ये 2 क्या हो जाएगा बेटा? अब आपका कैंसिल। सिंपल सा मैथ्स है, अब कुछ नहीं है इसमें, दम ही नहीं रहा क्वेश्चन में कोई। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये 2F में से इस F को माइनस कर दें तो 2F² माइनस F² इक्वल टू F²। स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आया? F। यानी नेट फोर्स क्या आया है? F आया। यानी अगर हम देखें कि +Q जो A पर रखा हुआ +Q चार्ज है, उस पर इस डायरेक्शन पे लगने वाला जो फोर्स की वैल्यू है वो F है। F का मैग्नीट्यूड KQ² बाई A², इतना लग रहा है। तो इसका क्या आंसर KQ² बाई A² होगा? हाँ बोलिए, KQ² बाई A² होगा क्या? नहीं, गलत बात। क्यों गलत है? रीजन ये है कि क्वेश्चन में इस डायरेक्ट या +Q पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है। +Q पर BC के अलोंग वर्टिकल उस डायरेक्शन पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू पूछा गया। तो हम जब देखें सॉल्व करके तो हमको तो इस डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है भाई। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? हाँ जी, इधर कोई फोर्स है क्या? नहीं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यूज कितनी है? 0। खत्म बात को समझ में आया? ध्यान दें, इस डायरेक्शन में फोर्स निकला है, इस डायरेक्शन में फोर्स था ही नहीं, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन को हम कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ठीक है बेटा, तो फोर्स से रिलेटेड यानी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप भी ट्राई कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा जरूर आप। ठीक है, चलिए क्या है भाई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज फाइंड करना है हमको। ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज फाइंड करना। अच्छा, पहले तो ये समझ लें कि भाई इंटेंसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जैसे एक सिंपल सी बात, एक एग्जांपल देते हैं हम आपको इजी समझ में। मान लो हमारे पास ये एक रॉड है, एज्यूम कर लो ये एक रॉड है, बहुत गर्म किए हमने इसको, एकदम हॉट गर्म कर दिए। ठीक है, और फिर गर्म करने के बाद इसको अगर हम आपके पास लाएं, किसी भी स्टूडेंट एज्यूम कर लो उसके पास लेकर जाएं, तो जब वो स्टूडेंट इसको हाथ से पकड़ेगा तभी उसको समझ में आएगा कि ये रॉड गर्म है। ऐसा होगा क्या
कि ऐसा होगा कि भाई इसके पास जैसे ही लेकर जाएंगे तो दूर से समझ में आ जाए इस साला कुछ तो गड़बड़ है भाई, ये तो गर्म लग रहा है, एकदम टच करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही आपको एहसास हो जाएगा कि ये रॉड गर्म है। इसका मतलब क्या समझे, हम इस रॉड को जब गर्म किए तो इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हुआ, एक हॉट रीजन स्टार्ट हो गया। उस रीजन के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो हमको उस गर्मी का एहसास हो रहा होगा। उससे दूर रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना पास आते जाएंगे उतना गर्म लगेगा हमको ये। तो वैसे ही बेटा चार्ज पर भी होता है। अगर हम कोई चार्ज एज्यूम कर लें, मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका खुद का एक रेंज होगा, जैसे एज्यूम कर लो ये। अब इसकी खुद की जो रेंज है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसको हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों ओर क्या निकल रहे होंगे, नंबर ऑफ लाइन। अब ये नंबर ऑफ लाइन का जितना इफेक्ट हो रहा होगा जिस रीजन तक, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को लेकर आ जाएं, एज्यूम कर लो हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को इसके अंदर ले आया। क्या किया हमने, एक टेस्ट चार्ज को इसके अंदर लेकर आए। जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इसके अंदर आएगा तो इसके कारण इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और ये जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं समझ में आया, चलो देखते हैं थोड़ा सा। एज्यूम करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन्स है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया। अब जैसे यहाँ पे कोई क्यू चार्ज था प्लस क्यू, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइन्स निकल रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इस रीजन में हमने एक टेस्ट चार्ज को लेकर आया। जैसे ये कोई एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर लाएंगे, ये डायरेक्शन है इंटेंसिटी का, क्योंकि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने उसका डायरेक्शन शो किया कि इस डायरेक्शन में क्या है, इंटेंसिटी, ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या किया भाई, एक मिनट इसका कलर चेंज कर दें, हाँ चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। हाँ भाई, अब जैसे ही हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लाना चाहा, जैसे ये रहा एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, क्या हो रहा है, इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे तो उस कंडीशंस में उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा जी, एक फोर्स लगेगा। और ये जितने फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा होगा, सॉरी एक मिनट बेटा, ये क्यू नॉट माने क्यों नहीं हट रहा, हाँ, जैसे इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो इस नंबर ऑफ लाइंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये पीछे भागेगा। अब जैसे ही ये उधर उस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसका मतलब क्या समझे हैं आप, देखो फिर से एक बार, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में लेके गए तो इसके ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, इन पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स के अकॉर्डिंग ये इसके ऊपर फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है, ये रहा। अब भाई फोर्स लगा तो रिपल हुआ। अभी जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात कुछ समझ में नहीं आया क्या? यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। चलिए फॉर्मूले के फॉर्म में थोड़ा सा देखा जाए इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी लिमिट थीटा टेंस टू 0, या सॉरी थीटा नहीं, क्यू नॉट टेंस टू 0 इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। एफ क्या चीज़ है यहाँ पे आपका, कूलम्ब्स फोर्स, उसकी वैल्यूज क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने के क्यू बाई आर स्क्वायर रखा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q नॉट दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। साथ में हमने क्या शो किया है, आर कैप। आर कैप क्या चीज़ है, यूनिट वेक्टर
आर कैप क्या चीज़ है? यूनिट वेक्टर, जो क्या चीज़ शो करता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन वेक्टर, सॉरी कुछ गलत लिखे क्या हम, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, ये डायरेक्शन शो करेगा। अब ये वैल्यूज अगर हम आर कैप की जगह पुट कर दें तो यहाँ आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। तो ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। नॉर्मली आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज़ है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो ml टी की पावर -3 ए की पावर -1। चाहो तो आप निकाल सकते हो, फोर्स का रखो, चार्ज का रखो, सॉल्व करो, आ जाएगा डायमेंशन। ऐसे तो करते हैं भाई, 11th में पढ़े भी होंगे आप लोग। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखें ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक। तो चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेटा, इसके अकॉर्डिंग भी। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। क्या है? ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, और जो किसी पॉइंट पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है √2, √7 और 0। इस पॉइंट पर रखा हुआ है। आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज फाइंड करना है, ठीक है। ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, सॉरी कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पर रखा हुआ। ओरिजिन से कहाँ ले जाना है? इस कोऑर्डिनेट पर लेकर जाना है, और उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज क्या होगी वो फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E = KQ/R3, और ये R वेक्टर, ठीक। यहाँ आर वेक्टर की वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है, जो पॉइंट गिवन है क्वेश्चंस में आपको, उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है? उसका तरीका क्या है? आर वेक्टर = xi + yj + zk, xi + yj + zk। अब हमने x की वैल्यूज क्या करेंगे? पुट कर देंगे √2, y की वैल्यूज क्या पुट करेंगे? √7 और z की वैल्यू 0। तो ये वेक्टर आर निकल गया। अब हम क्या करें? मॉड निकालने, तो मॉड ऑफ आर = √x² + y²। ये फॉर्मूला होता है x² + y²। किसका फॉर्मूला है? मॉड का, मॉड ऑफ आर का, ठीक है। अब x क्या चीज़ है? तो भाई i का जो कोफिशिएंट है वो x, और j का जो कोफिशिएंट है वो y। पुट करें, सॉल्व करें। √2 का स्क्वायर 2, √7 का स्क्वायर 7, ऐड करेंगे तो 9, सॉल्व किया तो कितना आया? 3। मतलब क्वेश्चंस में अगर हम लोग अच्छे से देखें तो क्या हो रहा है? ये एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, जिसकी वैल्यूज √2, √7 और 0 है, और ये एक ओरिजिन है 0, 0, 0। यहाँ पर एक चार्ज है और उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो उस समय उसकी इंटेंसिटी की वैल्यूज क्या होगी, ये पूछा गया। समझ में आ रहा है क्या? ओरिजिन से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस है वो तो निकालना पड़ेगा। वो कौन देगा? मॉड ऑफ आर। इसलिए हमने यहाँ पे मॉड ऑफ आर निकाला। इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखे। क्लियर है? अब इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें। ये रहा k की वैल्यूज क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। q की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन था 0.009 × 10⁻⁶। अब -6 कहाँ से आया? माइक्रोकूलम था, इसलिए उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो 10⁻�6 हो गया। आर वेक्टर अभी तो निकाले थे बेटा। ये देखो आर वेक्टर गिवन है आपके पास, ये रहा आर वेक्टर, तो लिख दिया हमने आर वेक्टर की वैल्यू। फिर आर क्यूब, आर की वैल्यूज कितना निकाले थे? 3, तो यहाँ पे उसको भी पुट किया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए सिंपल सा। तो हमने इसको तो वैसे ही लिखा 9 × 10⁻⁹, 0.009 × 10⁻⁶। अगर हम इसमें डेसिमल हटाएं तो 3 पावर नीचे आएंगे, 3 डेसिमल तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अगर 3 0 नीचे आएंगे ना, उसको ये 3 नीचे, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो इसलिए जहाँ पे 6 दिख रहा है वहाँ कितना आ गया है? 9। वो 3 ऊपर गए, माइनस हो जाएंगे, तो -3, -6, -9 हो गया। ये तो वैसे का वैसे छाप दिए हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो 27 हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इसको इस साथ कैंसिल करो, इसके साथ कैंसिल हो तो कितना आएगा? 3 बस। तो 3 √2i + √7j, ये आया उसका
आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा, जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से कर लेना। ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अगर देखा जाए क्या बोल रहा है भाई, देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन पहले अच्छे से देख लीजिए आप एक बार, क्या एक बार रीड कीजिए उसको, फिर सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू इन्फिनिट नंबर ऑफ चार्ज एस ओ इन फिगर। यानी कि एक एक्स एक्सिस पर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। कितने चार्जेस हैं? इन्फिनेटिव चार्ज। अगर देखा जाए तो 1 मीटर के डिस्टेंस पर क्यू चार्ज, फिर 2 मीटर के डिस्टेंस पे क्यू चार्ज, 4 मीटर के डिस्टेंस पे फिर क्यू चार्ज। ध्यान रखें यूनिट मीटर में है तो आप यूनिट का ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमको इन सभी चार्ज के अकॉर्डिंग ओरिजिन पर रखा हुआ जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर फोर्स की वैल्यूज फाइंड करना है। अच्छा ठीक है भाई, तो नेट फोर्स सुपरपोजिशन का एक एप्लीकेशन सही है, सिंपल सा। तो सभी नेट फोर्स निकालेंगे, सबके लिए हमने क्या किया, सभी को ऐड कर दिया। F1 इसके कारण यहाँ निकालेंगे, यानी 1 के कारण ओरिजिन पर, 2 के कारण ओरिजिन पर, 4 के कारण ओरिजिन पर, हर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ओरिजिन पर लगने वाला फोर्स की वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ये फोर्स हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के क्यू वन कितना 1, क्यू टू कितना क्यू, डिस्टेंस कितना 1, तो ये हो गया भाई। अगला अगर देखा जाए तो सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच का 2, 1 क्यू वन की वैल्यूज, क्यू टू की वैल्यूज कितनी है क्यू, तो वही चीज़ है, बार बार रिपीट है। तो के क्यू 1 बाई 2 का स्क्वायर। अगला सेपरेशन कितना है 4, के क्यू 1 बाई के क्यू 1 और यहाँ क्या आएगा 4 का स्क्वायर डैश 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 डैश। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, पहले इससे पहले हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं तो उसे कॉमन निकाल लो। के क्यू सभी में कॉमन है, हमने कॉमन निकाला। 1 बाई 1, 1 बाई 2 स्क्वायर, 1 बाई 4 स्क्वायर, 1 बाई 2 का स्क्वायर 4, 1 बाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस डैश 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 डैश। अब ये एक सीरीज दिख रही है हमको, जो क्या कहलाती है, जीपी सीरीज। क्या कहलाती है, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज है, ये हमको कैसे पहचाना है भाई, एपी है कि जीपी। तो ध्यान रखें कि अगर दो कंटिन्यू टर्म्स को आपस में डिवाइड करने के बाद सभी पॉइंट का जो रेशियो है अगर इक्वल आ रहा होगा तो वो जीपी। क्या बोले, नहीं समझ में आया? मतलब अगर ये जीपी है इसका मतलब ये होगा T2 बाई T1 इक्वल टू 3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3, मतलब ये आर कहलाएगा। यानी किन्हीं भी दो कंटिन्यू टर्म्स को आपस में डिवाइड करें तो उनका रेशियो अगर इक्वल आएगा तो वो जीपी सीरीज। अगर एपी सीरीज होता तो क्या होता, एपी सीरीज का जो पहचान है वो क्या है, ये जीपी है भाई, हम एपी की बात कर रहे हैं। एपी होता तो क्या होता, T2 माइनस T1 होता, या फिर T3 माइनस T2, यानी माइनस करने पर वो इक्वल होता। तो अभी इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/4, इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/4। अगला टर्म्स भी जो होगा उसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 1/4। मतलब ये कौन सा सीरीज है, जीपी। इन्फिनिटी टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ लिखा है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर, जहाँ ए क्या चीज़ है फर्स्ट टर्म, आर क्या चीज़ है दोनों टर्म्स के बीच का जो डिवीजन जो निकाल रहे थे हम, रेशियो जो निकाल रहे थे वो। चलो भाई, ए की वैल्यूज कितनी हो गई 1, आर की वैल्यूज T2 बाई T1, T2 कितना है 1/4, T1 कितना है 1, सॉल्व किया तो कितना आएगा जी 1/4, कितना आया 1/4। वैल्यूज पुट कर दे फॉर्मूले में, के क्यू तो कॉमन था, ए की वैल्यूज हमने 1 पुट किया, आर की वैल्यूज 1 माइनस 1/4, सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, एलसीएम लें यहाँ 4 ऊपर गया तो ये 4 बाई क्या हो जाएगा 3, 4 बाई क्या हो जाएगा 3। अब अच्छे से लिख लो 4/3 के क्यू। क्लियर है यहाँ तक?